चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट डोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड के दोस्तों के जो लेक्चर्स की शुरुआत कर दी है और एक हम हमारे साइंस और कॉमर्स के जो दोस्त हैं उनके लिए लेक्चर्स लेकर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप 11th कॉमर्स में गए हैं तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक इंग्लिश होगा आपको, फिर उसके बाद ओसीएम होगा, फिर हम बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक्स, बीके जिसको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ने आपका मैथ्स एज ए सब्जेक्ट चूज किया होगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने एसपी। अब हालांकि आप सभी जानते हैं कि ओसीएम क्या है, क्योंकि ओसीएम के लेक्चर से हमने शुरुआत कर दी है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर से भी शुरुआत कर दी। बीके जो होता है दोस्तों आपका अकाउंट्स जिसे हम बोलते हैं, अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और एसपी में से कुछ स्टूडेंट्स ने मैथ्स चूज किया होगा और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या एसपी चूज किया होगा दोस्तों। सही बात है। अब मैथ्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसके लिए हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं, कोई भी शंका नहीं है। लेकिन ये जो एसपी है ये क्या है? ये कुछ नया आया है मार्केट में। मार्केट में नया नहीं है, हमारे लिए नया है, क्योंकि हमने इससे पहले कभी एसपी का क्या नामो निशान भी नहीं सुना था। अब चलिए यहां पे बता देता हूं कि एसपी बेसिकली है क्या दोस्तों। अगर एसपी की फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो एसपी का मतलब होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, क्या होता है आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यहां पे मैं लिख देना चाहता हूं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहां पे वर्ड जो सेक्रेटरियल वो क्या इंडिकेट करता है? जो वर्ड सेक्रेटरियल है वो इंडिकेट करता है आपका सेक्रेटरी, और जो प्रैक्टिस वो क्या इंडिकेट करता है? रोल। जी हाँ दोस्तों, अब एक जो सेक्रेटरी होता है उसका क्या रोल होता है? यही सारी चीजें हम क्या हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले। देखिए सेक्रेटरी का रोल कहां पे? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, क्या सारे काम करता है, ये सारी चीजें हम क्या हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे वर्ड सेक्रेटरी तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि कोई वुमेन होगी, कोई लेडी होगी या फिर कोई फीमेल होगी जो इस प्रोफेशन को क्या परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मिथ फैला हुआ है कि जो सेक्रेटरी होती है वो ज्यादा जो लड़कियां ही परफॉर्म करती है, ये जो जॉब है लड़कियां ही करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जो जॉब है लड़के भी क्या परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि फीमेल वाला जॉब है। क्या है? ये फीमेल वाला जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एसपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसपी में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके कुल जो है 12 चैप्टर्स है आपके 11th में। आपके 12 चैप्टर्स है। अब इसमें से अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से आपके जो 8 चैप्टर्स है वो सब्जेक्टिव चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स जो है आपके सब्जेक्टिव है और जो बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं वहां वो आपके लेटर्स वाले हैं। कौन से चैप्टर्स है? लेटर्स वाले। अब यहां पे 8 चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सेक्रेटरी वाला पढ़ेंगे, सेक्रेटरी कौन होता है ये जानेंगे। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ साथ बाकी जो अलग अलग तरह की कंपनीज होती है उनके बारे में जानेंगे। फिर कंपनी फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिलेटेड होते हैं उससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी, उनके बारे में। फिर कंपनी मीटिंग 1 और 2, ये सारे चैप्टर्स क्या हम हमारे 8 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। और 4 लेटर्स में क्या पढ़ने वाले? जब भी देखिए एक कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है तो उसका एक ड्यूटी होता है लेटर का भी। तो वहां पे उसको बैंक को लेटर लिखने रहते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो डिपार्टमेंट होते हैं या फिर बॉडीज होती है उनको लेटर लिखने होते हैं। फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी लेटर लिखते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के क्या लेटर उनको लिखने होते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर में कंटेंट क्या होते हैं, किस तरह से कंटेंट को लिखना है, ये सारी चीजें हम क्या हमारे इन जो 4 चैप्टर्स है इन 4 के चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका थियोरेटिक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? ये आपका थियोरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बतला दूं कि हालांकि जो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हमारे इस चैप्टर में, यहाँ इस सब्जेक्ट में यानी हमारे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, तो ये हमारे एक्चुअल अगर कोई भी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है तो वो सारी चीजें क्या एक्चुअल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट भी होती है। तो हालांकि इसको मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बस इसमें जो कमी है वो नंबर्स की कमी है। किसकी कमी है दोस्तों? नंबर्स की कमी है। यहाँ पे मैथ्स की तरह नंबर्स नहीं होते लेकिन प्रोसीजर्स होते हैं,
फिर उसके बाद रूल्स होते, प्रोविजंस होते, जो हमें क्या एक्चुअल परफॉर्म भी किए जाते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आपके सबसे पहले चैप्टर की तरफ। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा दोस्तों वो है आपका सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, सेक्रेटरी। और सही बात भी है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर रखा भी गया है क्योंकि हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो एक सेक्रेटरी होता है उसका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है, उसकी क्या सारी चीजें वो परफॉर्म करता है, ये जानने वाले। लेकिन सबसे पहले हम सेक्रेटरी कौन होता है वो तो जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। अब हम सभी से जानते हैं दोस्तों कि हम जो है हम इंडियंस हैं, हम भारत के रहवासी है, और हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही बड़ा देश है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये फास्टेस्ट डेवलपिंग क्या नेशन है दोस्तों, ये हम सभी जैसा जानते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो हमें यह पता चलता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड था, यानी इंडिपेंडेंस जब हमें मिला उसके बाद का जो एरा था, वहां पे हमने बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस क्या फेस किए हैं। फिर आगे चलते उसके आगे हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। आगे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों, एलपीजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जो हमारा सर्विस सेक्टर था पूरे दुनिया में, वो क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग, यहां पे मैंने सर्विस नहीं लिखा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर क्या पूरी दुनिया में है दोस्तों। अब जब फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर बन रहा है तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों। जैसे एक मैं बात करूं, आपके सोल ट्रेडिंग एक आपका होता है, यहाँ पे सोल ट्रेडिंग एक फॉर्म होता है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म होता है, फिर इसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म होता है दोस्तों। फिर आपका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे आपके अलग अलग क्या ऑर्गेनाइजेशंस क्या फॉर्म होकर आई, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर आए। लेकिन आपको इतनी चीजें पता होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है। अब इतना तो आपको पता होगा कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, यानी क्या चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, फाइनेंस चाहिए। अब आप बोलोगे सर फाइनेंस यानी फाइनेंस क्या, पैसा, पैसा यानी मनी, मनी यानी फाइनेंस, समझ में आ गया। अब फाइनेंस क्यों चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस ऐसा बोला कि आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस अपने आप चालू हो जाएगा, नहीं चालू होगा ना दोस्तों, उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिजनेस फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ, मैंने आइसक्रीम की दुकान खोली, और आइसक्रीम में मैंने क्या, फॉर एग्जांपल मेरे 80,000 रुपए लग गए, ठीक है, 80,000 रुपए लगा के मैंने क्या किया, एक दुकान खोल दिया आइसक्रीम का। अब ये जरूरी है क्या, आज मैंने आइसक्रीम की दुकान खोली तो फटाफट जो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, लंबी 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 ग्राहकों की लाइन हो जाएगी, लग जाएगी क्या, नहीं लगेगी दोस्तों। तो जब तक मेरा जो बिजनेस है वो स्टेबल नहीं हो जाता है, एक अच्छा मतलब एक पिकअप नहीं पकड़ लेता, तो तब तक मुझे क्या बिजनेस के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, यानी उसके लिए भी मुझे क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो जब मैं क्या करूंगा, पैसे जब बिजनेस के लिए जोड़ूंगा, कैलकुलेट करूंगा कि मुझे कितने पैसे लगेंगे, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको चलाने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे वो भी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए भी क्या मुझे फाइनेंस चाहिए रहेगा, यानी रन करने के लिए भी मुझे फाइनेंस चाहिए रहेगा। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइज मतलब क्या, जैसा अगर मैं बात कर रहा हूं कि पहले मैं क्या करता था, पहले मैं हाथों से क्या आइसक्रीम बनाया करता था, यानी बर्फ जो होते थे वो हाथों से तोड़ा करता था, जो फ्लेवर्स होते थे मैं हाथों से ऐड किया करता था। अब क्या आ गई, मार्केट में एक नई मशीन आ गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे सारे मटेरियल डाल देने और जो भी आपका आइसक्रीम जो मिक्सिंग करना होता है, जो भी प्रोसीजर होता है वो अपने आप परफॉर्म हो जाता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो सारी चीजें मैं हाथों से करता था, खुद से करता था, लेकिन अब मुझे मशीन की रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे मशीन रिक्वायर्ड है, मुझे जरूरत पड़ रही है मशीन की, ताकि मेरा काम आसान हो पाए। पहले तो मेरे पास इतना टाइम होता था, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं खुद क्या सारी चीजें करूं। तो उसके लिए क्या मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो मशीन क्या फ्री में आ जाएगा कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, यानी फाइनेंस चाहिए दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक्सपांड मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं, ठीक है। जैसे जिस शहर में हम रहते हैं वहां बोईसर में एक आपका एरिया है, ठीक है, चलो बोईसर लेते हैं। अब बोईसर में मेरी एक शॉप थी, ठीक है, एक शॉप थी। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं पालघर में भी एक शॉप क्या खोलना चाहता हूं, क्या खोलना चाहता हूं, पालघर में भी क्या एक शॉप खोलना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं विरार में भी एक शॉप खोलना चाहता हूं।
ऐसे करके मैं क्या नाला सुपारा में भी खोलना चाहता हूं, अंधेरी में भी खोलना चाहता हूं, यानी मैं मेरे जो आउटलेट्स है यानी जो मेरी दुकानें हैं वो क्या बढ़ाना चाहता हूं। तो क्या कितनी जगह, 1 2 3 4 जगह मैं क्या और अपने क्या आउटलेट्स का खोलना चाहता हूं। अब ये सारी दुकानें क्या ऐसे ही खुल जाएंगी क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, यानी अपने में बिजनेस को बड़ा करो, यानी अलग अलग जगह क्या अलग अलग एरियाज में अलग अलग सिटीज में क्या उसको फैलाने की कोशिश करो, यानी बड़ा करो, तो यानी एक्सपांड करो। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। फ्री में तो दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी ना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, फाइनेंस चाहिएगा। अब डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है कि अब तक मैं सिर्फ आइसक्रीम बनाता था, क्या करता था, अब तक सिर्फ मैं आइसक्रीम बनाता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आइसक्रीम तो बेच रहा हूं मैं, ठीक है, अब साथ ही साथ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना चॉकलेट्स, क्या चॉकलेट्स और अब कह सकते हैं हम लोग कॉफी, चॉकलेट्स और कॉफी भी क्या मुझे बना के क्या बेचने चाहिए। मतलब क्या होता है दोस्तों, अब तक मैं सिर्फ कौन सी इंडस्ट्री में था, अब तक सिर्फ मैं आइसक्रीम इंडस्ट्री में था, ठीक है, मेरे पास उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड थी, वो सारी चीजें मेरे पास क्या अवेलेबल थी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा बिजनेस जो है और उसमें कॉफी जो सेक्टर है उसमें भी जाना चाहता हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं क्या हमारे चॉकलेट सेक्टर में भी जाना चाहता हूं, यानी मैं अपना बिजनेस जो है अलग अलग, मेरा जो दुकान है, मेरा जो शॉप है, उसमें क्या अलग अलग चीजें और भी आना, डाइवर्सिटी लाना चाहता हूं, समझ में आया। तो अगर मुझे कॉफी बना तो कॉफी के लिए रॉ मटेरियल जो लगते हैं, साथ ही साथ उसके लिए जो चीज एसेसरीज रिक्वायर्ड रहती है, मशीनरीज रिक्वायर्ड रहती है, वो भी मुझे खरीदनी पड़ेगी। तो वो खरीदेंगे कैसे, जब फाइनेंस होगा तभी खरीद पाएंगे। तो मतलब आपको जो फाइनेंस होता है वो रिक्वायर्ड होता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के बाद बिजनेस को क्या रन करने, कुछ टाइम तक आपको ही खर्चा उठाना पड़ेगा, तो आपको बिजनेस रन करने के लिए भी पैसा चाहिए रहेगा। आगे चलकर अगर आप अपने बिजनेस को क्या मॉडर्नाइज यानी नई मशीनरीज लाना चाहते हैं, अप टू डेट टेक्निक्स लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, फाइनेंस चाहिए रहेगा। और साथ ही साथ जब अगर एक्सपांड करना चाहते हैं यानी बड़ा करना चाहते हो और तो भी आपको पैसा चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन यानी अब तक आप सिर्फ एक सेक्टर में थे, अब आप अपने बिजनेस को क्या अलग अलग सेक्टर्स में भी क्या डालना चाहते हैं, तो भी आपको क्या फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब फाइनेंस को किस तरह से, अब पैसा एक ऐसी चीज है, आप अपने बिजनेस को आप इतना बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंस आप पैसे को इतना बड़ा करना चाहते हो, अपने बिजनेस को इतना बड़ा करना चाहते हो, पैसे को नहीं, अपने बिजनेस को इतना बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको शायद एक ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी जो उसके अंदर क्या स्पेशलाइज्ड हो, जो क्या कर सके, जो आपको पैसे अच्छे से मैनेज करके दे सके, आपको बताए कि इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह से आपको अपने जो खर्चे वो क्या कम करने चाहिए, ये सारी चीजें की आपको एक स्पेशल बंदा चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आपको जो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए रहेगा, सही बात है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एक्सपर्ट इंडिविजुअल बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो वो एक्सपर्ट इंडिविजुअल कौन हो सकता है, तो यहां पे अगर मैं बताऊं तो वो हो सकता है आपका कौन, सेक्रेटरी। क्या हो सकता है, सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा एक्सपर्ट है जो क्या आपकी ये सारी चीजों को क्या मैनेज करके दे सकता है। यहां पे देखिए, secretary is one such profession which caters the changing demands to the businessman and the organization। ये आपको क्या हेल्प करके दे सकता है, आपकी सारी चीजों को मैनेज करके दे सकता है, आपको फाइनेंस को मैनेज करके दे सकता है, आपके बिजनेस को एक स्मूथ रनिंग बिजनेस क्या बना सकता है दोस्तों। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं एक बार हमने क्या क्या चीजें देखी, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए क्या इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग नेशन है, फास्ट डेवलपिंग नेशन है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है क्या पूरी दुनिया भर में। अब इसके चलते क्या बहुत सारी अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी चलकर आई, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए या फिर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, फाइनेंस चाहिए रहता है, यानी मनी चाहिए रहता है। समझ में आ गया? और फाइनेंस क्यों चाहिए रहता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए, फिर बिजनेस को अगर हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बिजनेस को हम एक्सपांड करना चाहते हैं तो भी हमें, और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो भी हमें चाहिए रहता है, ठीक है। अब इसका मतलब यह होता है कि अब इतने सारे सेक्टर्स में हमें पैसे चाहिए, यानी हमें फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, कंपनीज का क्या बहुत ही ज्यादा एक जरूरी एस्पेक्ट बन जाएगा। सही बात है। अब पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो अब इसको संभालने वाला भी क्या होना चाहिए, एक समझदार आदमी होना चाहिए जिसको इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या नॉलेज होनी चाहिए, यानी आप कहना चाहते हो कि एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। सही बात है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो ये स्पेशल बंदा कौन है, ये एक्सपर्ट बंदा कौन है, ये जो एक्सपर्ट बंदा है दोस्तों आपका सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, जो चेंजिंग डिमांड्स होती है आपके बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फुलफिल करता है।
समझ में आ गया? आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में सेक्रेटरी होता गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी हम लोग सबसे पहली चीज, ये सेक्रेटरी जो है चलकर कहां से, इसकी शुरुआत कहां पे हुई, किस तरह से हुई, ये सारी चीजें हम लोग क्या यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। अब जो पर्सन, क्या ऐसा कोई भी बंदा जो करस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स लिखता था या फिर जो फाइनेंशियल यानी पैसों का लेन देन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी जगह पे क्या पैसे की लेन देन करता था, किसी को पैसे देता था, किसी से पैसे लेता था, हिसाब किताब रखता था, ये सारा चीज यानी जो लेटर लिखता था और साथ ही साथ पैसों का हिसाब किताब, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे ले रहे, किससे कितने पैसे लेने, ये सारी चीजों का हिसाब किताब रखा करता था। उसको भैया हम क्या कहते थे, उसको हम सेक्रेटरी बोलते थे। क्या बोलते थे? उसको हम सेक्रेटरी बोलते थे। अब अलग अलग जगह पे सेक्रेटरी को अलग अलग नाम से क्या बोला जाता था, अलग अलग। अगर जैसे अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी को, अगर लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी को क्या बोला जाता है, सेक्रेटेरियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्रेटेरियस। वही अगर हम भैया रोमन की बात करें तो रोमन में स्क्रिबे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रिबे। और वही इंडियन की अगर बात करें तो इंडियन में अमात्य, सचिव और चिटनीस बोला जाता है। अब एक एक करके हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। अब सेक्रेटरीज का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरीज का मतलब होता है दोस्तों कॉन्फिडेंशियल, यानी गुपचुप, यानी बहुत ज्यादा सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, समझना है। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये क्या होता है, जो सेक्रेटरीज होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक कॉन्फिडेंशियल राइटर होगा या फिर एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होगा जिसके पास अपने मालिक की बिजनेस की या फिर अपने मालिक की जितने भी फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल चीजें होंगी या फिर अपने जितने भी टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल चीजें होगी उसका जो पूरा सीक्रेट होगा ये भाई सेक्रेटरीज के पास क्या पड़ा होगा। समझ में आ गया? चलो एक बार देखते हैं लैटिन में क्या सेक्रेटरीज कहा जाता है एक सेक्रेटरी को, जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल राइटर या फिर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, जो भी कोई एक बंदा रहता है। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदे के पास अपने एम्प्लॉयर यानी अपने मालिक के जितने भी सीक्रेट काम होते हैं या फिर फाइनेंशियल वाली जो चीजें होती है या फिर उनकी डे टू डे रूटीन वर्क का जो भी कारोबार होता है, ये सारी चीजें किसके पास, ये हमारे सेक्रेटरीज के पास क्या पड़ी रहती है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर रोमन की बात करें तो रोमन में क्या बोलता है, स्क्रिबे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रिबे। अब स्क्रिबे क्या होता है, एक प्रोफेशनल लेटर राइटर रहता है। क्या होता है? प्रोफेशनल लेटर राइटर रहता है या फिर एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपर होता है। क्या? कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपर, यानी जो चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट होती है उसको वो किसके पास रहती है, वो स्क्रिबे के पास रहती है। मतलब स्क्रिबे किसको बोलते हैं, एक ऐसा बंदा जो प्रोफेशनली लेटर लिखता हो या फिर उसके पास क्या कंपनी की कॉन्फिडेंशियल क्या चीज है यानी इंफॉर्मेशन क्या उसके पास पड़ी रहती है, उसकी जानकारी उसके पास होती है, तो उसको हम लोग क्या स्क्रिबे बोल सकते हैं। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो हमारे भारत देश की बात आ गई यानी हमारे इंडिया की बात आ गई। तो यहाँ पे अमात्य होता है, सचिव होता है, चिटनीस होता है। अब ये अमात्य, सचिव और चिटनीस की शुरुआत कहां से हुई थी? अब मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर से हुई थी। आप सभी से जानते होंगे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को 8 मिनिस्टर्स क्या असिस्ट किया करते थे, तो उसमें से अमात्य थे, सचिव थे और चिटनीस ये हुआ करते थे। दोस्तों अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा आपके 7th स्टैंडर्ड का 4th स्टैंडर्ड का, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अमात्य और सचिव और चिटनीस होता है। अब यहाँ पे जो बंदा क्या करता था, जो बंदा सेक्रेटरियल वर्क करता था यानी लेटर्स लिखता था, हिसाब किताब रखता था, कॉन्फिडेंशियल जो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होता था वो उसके पास पड़ी रहती थी, उसी बंदे को क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था, सचिवा बोला जाता था और चिटनीस क्या बोला जाता था। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से आप सभी को। अब यहाँ पे इसमें हमने क्या पढ़ा, चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। 19th सेंचुरी में क्या बोला था, एक ऐसा बंदा जो क्या करता था, लेटर्स रखता था। क्या करता था? लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या, लेटर्स यानी कम्युनिकेशन वाला काम करता था और साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी हिसाब किताब रखता था, किसको पैसे देना है, किससे पैसे लेने और कितने लेने, ये सारी चीजों का हिसाब किताब करता था। उसे क्या बोला जाता था, सेक्रेटरी बोला जाता था। दोस्तों क्या बोला जाता था, उसको सेक्रेटरी बोला जाता था। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेंगे। अब सेक्रेटरी को अलग अलग, जैसे अगर मैं लैटिन में बोलूं तो लैटिन में क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी को सेक्रेटेरियस बोला जाता है, जिसका मतलब कॉन्फिडेंशियल बंदा, जो क्या कॉन्फिडेंशियल राइटर या फिर ऑफिसर जिसके पास के अपने एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, जो काम देने वाला यानी जो मालिक होता है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो मालिक के अंदर जो काम करता है, जो नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वो क्या होता था, उसके पास
उसके पास अपने एम्प्लॉयर की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी, यानी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो जानकारी होती थी कंपनी की, वो सारी चीजें रखी रहती थी, उसको क्या बोलते थे हम लोग, कंपनी या फिर उसके मालिक की, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग सेक्रेटरीज बोलते हैं। अब रोमन में स्क्रिबे बोला जाता था, यानी एक प्रोफेशनल लेटर राइटर या फिर एक ऐसा बंदा जो क्या अपने सारे जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते थे अपने एम्प्लॉयर के वो रखता था, उसको बोला जाता था। अब इंडिया में अमात्य और सचिव थे, अमात्य और सचिव और चिटनीस, जिसको क्या बोला जाता था, किसने बोला जाता है, अमात्य सचिव और चिटनीस, जो बंदा क्या सेक्रेटरियल वर्क करता था, यानी सारे जो सेक्रेटरी वाले काम जैसे करस्पॉन्डेंस लिखना, कम्युनिकेशन करना, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना, या और साथ ही साथ जो सीक्रेट टॉप सीक्रेट वाली जो इंफॉर्मेशन होती थी, ये सारी चीजें जो बंदा रखता था उसको अमात्य सचिव या फिर चिटनीस बोला जाता था। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ मीनिंग, और डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो डेफिनेशन होता क्या है, यहां पे ये देख ले, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देखिए अब यहां पे मैंने आपको एक ग्राफ के मेथड में, एक चार्ट के मेथड में आपको यहां पे डेफिनेशन दिया है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना नहीं है। किस तरह से लिखना आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। आपको एक पैराग्राफ वाइज में लिखना रहेगा। हालांकि आपने ओसीएम का लेक्चर अगर अटेंड किया होगा या फिर आपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि डेफिनेशन किस तरह से लिखना है। यहाँ पे हमने याद करने के लिए, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, इस वजह से एक चार्ट फॉर्म में क्या यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ, हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। क्या? हुज वर्क, जिस एक ऐसा बंदा जिसका काम है क्या, दूसरों के लिए लिखना। किसके लिए? स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड। क्या? स्पेशली जो दूसरे के लिए एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड किस काम के लिए? टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी लेटर लिखना, कीप रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, और साथ ही साथ बाकी जो बिजनेस में काम होते, ये सारी चीज बिजनेस में काम होते, उसको परफॉर्म करना। ठीक है, फॉर किसके लिए परफॉर्म करेगा ये सारे काम? कोई भी दूसरे पर्सन के लिए या फिर किसी सोसाइटी के लिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े क्या थे? सेक्रेटरी थे ना, वो क्या अपनी सोसाइटी के लिए काम किया करते थे। सही बात है। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? कंपनी या फिर किसी भी पब्लिक बॉडी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया? चलो एक बार और फिर से समझते। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, यानी एक ऐसा बंदा जिसका काम क्या है? दूसरों के लिए लिखना। क्या? लेटर्स लिखना। ठीक है, खासकर जो एम्प्लॉय किया, यानी जिसको काम पे रखा होगा, क्या करने के लिए काम पे रखा है? कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी लेटर्स लिखना, कम्युनिकेशन करना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। क्या? बाद में क्या? बाकी जो बिजनेस में काम होते उसको करना। फिर साथ ही साथ फॉर, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस कंडक्ट करेगा, बिजनेस करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा दोस्त? आपके अनदर पर्सन के लिए, और किसी सोसाइटी के लिए, किसी कॉर्पोरेशन यानी कंपनी के लिए, या फिर किसी पब्लिक बॉडी यानी किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए। तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। अब क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली क्या? स्पेशली हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स, ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन और सोसाइटी और कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। क्लियर हो गया? एक बार और फिर बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली एम्प्लॉयड टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद क्या? आपका टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस, फिर उसके बाद फॉर अनदर पर्सन और सोसाइटी और कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ठीक है, एक ऐसा कोई भी बंदा होगा जो क्या करेगा? दूसरों के लिए लिखेगा, या फिर उसको खासकर किस लिए रखा है? किसके लिए रखा है? कॉरेस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स लिखने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, या फिर बाकी जो बिजनेस में काम धाम होते हैं उसके लिए। और किसके लिए अपॉइंट किया है? किसी दूसरे पर्सन के लिए जब वो काम करता है, या फिर किसी सोसाइटी के लिए, किसी कंपनी, या फिर किसी पब्लिक बॉडी के लिए, तो उसको हम लोग क्या? सेक्रेटरी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सेक्रेटरी होता क्या और उसका डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं, सेक्रेटरी इज अ पर्सन। सेक्रेटरी क्या? एक ऐसा पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है, क्या? ताकि वो क्या कर, जिसके वजह से क्या हो, जो फंक्शन हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो, जो बहुत ही ज्यादा क्या स्मूथली क्या फंक्शन कर सके, और साथ ही साथ बाकी जो चीजें होती है बिजनेस की उसमें क्या असिस्ट कर सके, जैसे
करस्पॉन्डेंस वाले काम में क्या बता सके, मीटिंग अरेंज कर सके, रिकॉर्ड्स रख सके और बाकी एडमिन वर्क भी क्या कर सके। एडमिन वर्क मतलब ऑफिस के काम होते हैं जो छोटे छोटे मोटे काम, कॉल्स वो पिकअप करना, बाकी ये सारी चीजें भी क्या कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्रेटरी बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, लेटर्स लिखता है, फिर उसके बाद करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन करता है और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम परफॉर्म करता है। उसी बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं फीचर्स क्या होते हैं हमारे सेक्रेटरी के। तो फीचर्स देते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल, मतलब किसको हम सेक्रेटरी अपॉइंट किसको कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे मुकेश अंबानी जी हैं जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है हमारे इंडिया के, ठीक है, वो है और उनकी एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी है और मुकेश अंबानी जी, तो अगर मुझे सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा तो मैं किसको अपॉइंट कर सकता हूं, पता है आपको, हम मुकेश अंबानी जी को क्या सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर वो सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी रिलायंस नहीं बन सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो मतलब ओनली वन इंडिविजुअल कैन बिकम दी सेक्रेटरी। अब आप बोले सर ऐसा क्यों है कि एक इंसान ही बन सकता है, एक कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकते, तो यहां पे बता देता हूं। एज पर द प्रोविजन, जो प्रोविजन दिया आपके कंपनी लॉ में, यानी कंपनीज एक्ट के थ्रू जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत सिर्फ क्या एक जो इंडिविजुअल यानी एक जो इंसान होता है वही क्या कर सकता है, वही एज ए सेक्रेटरी का अपॉइंट किया जा सकता है या फिर सेक्रेटरी बन सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कभी भी सेक्रेटरी बन नहीं सकती। क्लियर हो गया आपको। और जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या एक इंसान ही फुलफिल कर सकता है। अब यहां पे कोई भी अगर फर्म होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी कंपनी होगी, उसको हम लोग क्या एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे ऊपर वाले में। अब सेक्रेटरी के काम क्या क्या होते हैं, तो सेक्रेटरी को क्या जो होते हैं काम, उसके दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक आपका जो रूटीन वर्क होता है वो परफॉर्म करना होता है, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो भी परफॉर्म करने होते हैं। अब ये जो इसकी ड्यूटीज होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एम्प्लॉयर के हिसाब से, यानी जो उसका मालिक होता है या फिर जो बॉस होता है उसके हिसाब से क्या वैरी करती है, यानी चेंज होती है, रहती है। दोस्तों समझ में आ गया। जो एक बेसिक काम होता है वो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर कोई उनसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है या फिर किसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, अगर उनके ऑफिस में या फिर उनके जो हेड होता है अगर वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहता है। क्लरिकल वर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी के फोन आए तो फोन कॉल्स को आंसर देना, कोई क्वेरीज होगी तो क्वेरीज को क्लियर करना, साथ ही साथ फाइल्स होते हैं उनको मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, ये क्या होता है क्लरिकल वर्क। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स लिखना दोस्तों। फिर लीगल कंप्लायंस, जो लॉज होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं उनको क्या फॉलो करना। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ऑलरेडी समझा। मीटिंग्स जो होती है उनको कंडक्ट करना, उनको अरेंज करना, माइन्यूट्स नोट करना, ये सारी चीजें। फिर सॉल्व क्वेरीज, ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो उसको क्या सॉर्ट आउट करना। ये क्या होता है, ये हमारे सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है दोस्तों। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि जो सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज होती है वो एज पर द नेचर ऑफ वर्क यानी एम्प्लॉयर और साथ ही साथ जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके हिसाब से क्या चेंज होती रहती है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, जो सेक्रेटरीज आज के सेक्रेटरीज होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम ये होता है कि लीगल कंप्लायंस यानी जो कानून होता है उसको क्या फॉलो करना, जो लॉज होते हैं, प्रोविजंस, उसको क्या सीक करना, उसको देखना कि सारी चीजें लॉज के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या ध्यान में रखना। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते। अब यहां पे अगर मैं आगे बात करूं तो अब सेक्रेटरी आप सभी से जानते हैं कि इतने सारे काम परफॉर्म करता है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों वो वैरी करता है, कैसे आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, क्या किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में जा रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये रहती है उनका जो सेक्रेटरी है उसकी जो क्वालिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में जो आपके जो प्रोविजन से किसी भी सेक्रेटरी को लेकर उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर वो प्रोविजंस के अंडर क्या वो बैठना चाहिए तो उसको वो सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते। लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपके जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको क्या क्लियर करना पड़ता है और बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको क्या पास
पास आउट करना पड़ता, तब जाके आप किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सकते हैं, वरना बन नहीं सकते। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगी। तो क्या हो गया कि कोई भी सेक्रेटरी के जो क्वालिफिकेशन और जो क्वालिटीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहता है या फिर एम्प्लॉय होना चाहता है, एम्प्लॉय बनना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर क्या डिपेंड करता है। अगर वो पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसको क्या, जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे प्रीवियस यानी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी एक सेक्रेटरी बनने के लिए, वो क्या फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपके गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्या आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट। अब जो सेक्रेटरी होता है, हमने ये देख लिया सेक्रेटरी कौन बन सकता है। अब यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर सकता है। तो सेक्रेटरी को कोई भी अपॉइंट कर सकता है, आप भी अपॉइंट कर सकते हो, मैं भी अपॉइंट कर सकता हूं। यानी आप क्या हो, एक इंडिविजुअल हो और मैं भी क्या हो, एक इंडिविजुअल हो। तो क्या हम इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो गवर्नमेंट भी क्या एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है, या फिर कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और साथ ही साथ कोई कंपनी भी क्या अपॉइंट कर सकती है दोस्तों। यानी कोई भी क्या सेक्रेटरी क्या अपॉइंट कर सकता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब सेक्रेटरी जो होते हैं दोस्तों, अब जो सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों वो दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के। कौन से सर? एक पर्सनल होता है और एक इंस्टीट्यूशनल होता है। पर्सनल यानी क्या, सलमान खान के सेक्रेटरी है, दीपिका पादुकोण के सेक्रेटरी है, सही बात है, तो उनके क्या पर्सनल सेक्रेटरी है। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोले। अगर मैं बात करूं कि मुकेश अंबानी की जो सेक्रेटरी होगी या फिर होगा तो वो क्या कहलाएगी, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी कहलाएगी। अब रिलायंस कंपनी, रिलायंस जो ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म है, अब उसकी जो सेक्रेटरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अब जैसे अगर एग्जाम्पल है प्रदीप सर का, अगर कोई सेक्रेटरी है, प्रदीप सर का कोई अगर सेक्रेटरी है तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सनल सेक्रेटरी कहलाएगा। अगर गिरी ट्यूटोरियल्स का कोई एक सेक्रेटरी है तो क्या कहलाएगा, वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहलाएगा। क्यों? गिरी ट्यूटोरियल्स का एक इंस्टीट्यूशन है। क्लियर हो गया। और प्रदीप सर क्या एक इंडिविजुअल है, तो इस वजह से उनकी जो सेक्रेटरी होगा या होगी तो उसको क्या हम लोग इंडिविजुअल सेक्रेटरी बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका एम्प्लॉयज जो होते हैं, सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो जो सेक्रेटरी होता है बेसिकली एक पेड एम्प्लॉय होता है, जो सर्विस वो रेंडर करता है उसके बदले उसको सैलरी मिलती है या फिर एक हॉनोरेरियम मिलता है। हॉनोरेरियम मतलब क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है, उस सेमिनार में क्या किया गया है, हमारे जो प्यारे प्रदीप सर है उनको बुलाया गया है। ठीक है, एक गेस्ट लेक्चर के या फिर किसी एक गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया। सर ने वहां पर क्या किया, टीच किया। ठीक है, क्या किया, टीच किया। अब वहां पर जब सर गए थे तो उससे पहले कोई सैलरी या फिर कोई पेमेंट की बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बुलाया था, तो जब लेक्चर खत्म हो गया, जब इवेंट खत्म हुआ तो सर को उन्होंने क्या दिया, कुछ अमाउंट दिया। अब वो जो अमाउंट था पहले से डिसाइड नहीं था, या फिर प्रदीप सर ने क्या डिमांड नहीं किया था, उन्होंने क्या किया, एज अ गिफ्ट दिया था। क्या दिया था, एज अ गिफ्ट दिया था। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉनोरेरियम बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, मैंने आपको बताया सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी क्या होता है, कस्टोडियन होता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास कंपनी के जो सीक्रेट्स होते हैं और साथ ही साथ जो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीजें क्या उसके पास रखी रहती है, सारी चीजों की जानकारी उसके पास होती है दोस्तों, और किसी बंदे के पास नहीं होती। क्या सेक्रेटरी क्या होता है, कस्टोडियन होता है। क्या होता है, कस्टोडियन होता है किसका, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का, और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसका, और ये जो इंफॉर्मेशन उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखनी होती है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्रेटरी होता है जिसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट कीपर होता है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अपने एम्प्लॉयर का, वो क्या होता है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब टॉप मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, चलो यहां पे मैं बता देता हूं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, एक आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, एक आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं। मिडिल लेवल पे कौन आता है, आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद टॉप लेवल्स पे आपकी कंपनी के सीईओ, एमडी, फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारे लोग आते हैं। तो जो
हमारा सेक्रेटरी होता है डायरेक्ट किससे क्लोजली कनेक्टेड होता है, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट यानी बीओडी से होता है, जो एमडीज होते हैं, सीईओ होते हैं, उनसे क्या डायरेक्टली क्या रिलेट करता है, उनसे कनेक्टेड होता है दोस्तों। और साथ ही साथ जो कंपनी में जो भी नई पॉलिसीज बनाई जाती है उसमें भी क्या उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इतनी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, अभी जैसे मैं हूं यहां पे हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रेट रोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटरीज होते हैं वो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन, एक हो सकते हैं, एक पर्सनल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन। अगर पर्सनल है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करो, अगर ये जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया पर्सनल दीपिका पादुकोण का, दीपिका जो पादुकोण है, अगर उनका सेक्रेटरी है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो दीपिका पादुकोण को क्या रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया, वो क्या करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो किसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है, वो अपने एम्प्लॉय यानी अपने बॉस के बिहाफ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। वही इंस्टीट्यूशनल यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर सेक्रेटरी होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर रिलायंस कंपनी है तो वो किसको हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, वो रिलायंस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि रिलायंस कंपनी का वो सेक्रेटरी, ना कि वो मुकेश अंबानी सर का क्या सेक्रेटरी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते तो क्वालिटीज क्या क्या चाहिए रहती है। अगर आप सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आपके इंटेलिजेंस होने चाहिए, टैक्टफुल, कोई भी चीज को तुरंत क्या अडाप्ट करने होनी चाहिए, आप अपने इंस्टीट्यूशन या फिर अपने एम्प्लॉयर के प्रति क्या लॉयल होने चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए यानी चीजें क्या समझ के लेने वाले पर्सन होने चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, कर्टसी यानी दूसरों को रिस्पेक्ट देना आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ नॉलेज सीकर हमेशा क्या नई नई चीजों के बारे में आप क्या जानते रहे, जानकारी क्या प्राप्त अडेप्ट करते रहे, ये सारी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। यहाँ पे हमने जो फीचर्स था, मीनिंग डेफिनेशन था, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट था, ये सारी चीजें हमने क्या आज के लेक्चर में कवर कर ली। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या सब्जेक्ट है, किस तरह का सब्जेक्ट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब किया। अगर आप चाहते हैं कि आप को ये जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स मिले तो क्या करना है, कुछ करना नहीं, आपको जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको क्या ये नोट्स क्या मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए और बहुत सारी चीजें हम क्या अवेल करवा देंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे ही और लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो कैसे अच्छे लगे, कितने अच्छे लगे, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और चलिए आपको मैं पूछे एक क्वेश्चन आपको देते हुए जाता हूं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो अगर किसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है तो उसको कौन सी एग्जाम देनी रहती है, वो आप गूगल करके या फिर कहीं से पता करके आप हमें क्या हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे साथ हमारे इस लेक्चर्स में क्या जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच गाइस।